Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome dear students to a new spell of online classes in the COVID-19 days. अच्छा बच्चों, तमाम लोग दुआ करो कि अल्लाह करे जल्दी से ये बीमारी ख़त्म हो जाए और हमारी वो जो कन्वेंशनल क्लासेस हैं वही स्टार्ट हो जाएं। एक्चुअली इस तरह से क्लास लेना मे भी बाज़ बच्चों के लिए मुश्किल हो, कुछ बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी ना कर सकें, लेकिन अब मजबूरी है। आप लोगों को अब ये एक्सपीरियंस पहले भी आपका रहा, अभी एक नया एक्सपीरियंस होगा इसमें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम। मिड के बाद की फ़र्स्ट क्लास है। मिड के बाद आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लेंगे ताकि हमारा कोर्स वेल इन टाइम कंप्लीट हो जाए। तो आज हमारी फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास है और मिड के बाद 8 सेमेस्टर के कोर्स का आज पहला दिन है। तो आज थोड़ा सा मैं कम भी हम पढ़ेंगे ताकि जो सिचुएशन है तो वो अनफोल्ड हो सके, सिचुएशन कैसे जा रही है। सो आज का जो हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ करंट एंड रेजिस्टेंस इन योर HRK बुक। इट्स चैप्टर नंबर 32। इट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। अब इससे पहले जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, हमने चार्ज को पढ़ा, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है चार्ज को मूव कराने के लिए। जिस तरह पानी बहता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसी तरह कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी मूव करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस तरह आप कह सकते हैं जिस तरह वो बहाव होता है पानी का। तो अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ करंट। एक चैप्टर जो हमने डिस्कस किया दरमियान में, थोड़ा सा मे भी उसमें एक दो टॉपिक इधर उधर हो गए होंगे। आई होप कि आप लोग वो खुद कर लोगे। इट्स द कैपेसिटर वन। वो मैंने आपको पूरा उसका ओवरऑल व्यू दे दिया था, कैपेसिटर क्या है। तो थोड़ी वो मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, वो उसमें आई होप कि आपने बुक से कर ली होगी। अच्छा, करंट एंड रेजिस्टेंस में पहली चीज़ करंट। व्हाट इज़ करंट। अब मैंने कुछ लिखा है, मैं इसको रीड आउट भी कर लेता हूँ और देखते हैं किस तरह अनफोल्ड होती है चीज़ें। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ करंट। करंट को हम देखते हैं कि इन द मेटल्स वी हैव large number of free electrons randomly moving in the body of the metal in all directions। जो आपने केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ा होगा, मेटेलिक बॉन्ड थ्योरी। मेटेलिक बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी मेटल के, वो लूजली बाउंड होते हैं टुवर्ड्स पर्टिकुलर एटम्स। अब वजह क्या है इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी मेटल के अंदर लूजली बाउंड होने की, वो आई थिंक मैं क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। उसी बात दोबारा करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वजह उसकी ये है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़े ज़्यादा फासले पे होता है। जब फासला दूर है इट मीन्स कि उसकी वो जो फोर्स है, फोर्स कम होगी। दूसरी चीज़ शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट और ज़्यादा फासले की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं एक एटम से। तो वो घूमते घूमते एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आउटर स्पेस में चले जाते हैं, जो इंटर एटॉमिक स्पेस है, वहाँ पे जाएंगे। सिमिलरली दूसरे जो एटम्स हैं उसके भी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल के और वो भी इंटर एटॉमिक स्पेस में आते रहेंगे। इंटर एटॉमिक स्पेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेंडमली थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मेटल मूव कर रहे हैं। अब इस रैंडम मोशन में कोई एक ख़ास डायरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन की। तो अगर हम इसको, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम स्टैटिस्टिकली देखेंगे। अब स्टैटिस्टिकली इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टू द लेफ्ट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टू द राइट। सिमिलरली जितने इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। अब हम अगर ये देखें
ये जिस तरह मेरे पास ये एक नीचे आप बिल्कुल एंड पे देख लो तो ये एक मैंने मेटल का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को हम अगर देखें तो ये वाली जो मैंने फिगर बनाई है, इसमें कंडक्टर जिसको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं जोड़ा हुआ, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टू द राइट लेफ्ट हर जगह इक्वल होंगे। अब अगर मैं इस तरह करूं कि मैं एक सरफेस बना लूं इसके अंदर, अब ये जो मैंने सरफेस बनाई ये वाली, अब इस दायरे में से जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे राइट साइड पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट पे जाएंगे वो भी उतने ही होंगे। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स अप जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स डाउन भी आएंगे। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये है कि नेट करंट जो है वो ज़ीरो होगा। अब हम अगर इसको देखते हैं कि बट इफ़ वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रेंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन जितने राइट पे जा रहे हैं उतना लेफ्ट पे जा रहा है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जितने अपवर्ड जा रहे हैं उतने डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो नेट इफेक्ट होगा ज़ीरो। नेट फ्लो ऑफ एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज ज़ीरो। किसी एक ख़ास डायरेक्शन में नेट इफेक्ट ज़ीरो, सो करंट हो गया ज़ीरो। बट इफ़ वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अब एंड्स ऑफ द कंडक्टर के साथ मैंने जोड़ दिया किसी पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स को, यानी कि बैटरी को। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। जब पोटेंशियल अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब ये फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगी? एक फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और इलेक्ट्रॉन्स को लगने वाली जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। E creates a force F equals EQ. This force makes the electrons move in the direction opposite to the electric field E. तो इस चीज़ को अगर आप देख लो, ये V creates an electric field, वो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली, V इज इक्वल टू माइनस ई डी, नेगेटिव साइन आता है कि ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो V/d है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में होगा क्या? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में अब इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये इधर देखें आप, हमने दोनों जो एंड्स थे, एक को हमने कनेक्ट किया विद द पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई जिसकी डायरेक्शन थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स ने देखा इस साइड पे पॉजिटिव प्लेट उसको नज़र आई, दूसरी साइड पे नेगेटिव प्लेट नज़र आई। नेगेटिव प्लेट इसको धक्का देगी इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और हम देखेंगे कि इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होगी। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को हम कहते हैं करंट। व्हेन E is applied, electrons move opposite to the direction of E. This result net flow of electrons in a particular direction. अब पहले जो हमने सिचुएशन देखी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने कंडक्टर को किसी भी ईएमएफ के सोर्स के साथ या बैटरी के साथ या एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं किया था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दी, कोई वोल्टेज नहीं दी, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हुआ, आपके पास रैंडमली मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कोई ख़ास नहीं थी। सेकंड केस जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास डायरेक्शन में दौड़ पड़े। इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी आ गई कहाँ पे? इस कंडक्टर के अंदर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई,
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मजबूर किया इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ मूव करने के लिए। अच्छा, लेकिन रुके, हमने जो पहले पढ़ा था गाज़ लॉ में, गाज़ लॉ की एप्लीकेशन में हमने देखा था कि हम जब किसी भी कंडक्टर के ऊपर, आइसोलेटेड कंडक्टर पे हमने एक्स्ट्रा चार्ज रखा, तो हमने देखा था कि इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंडक्टर किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती। एप्लीकेशंस भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे अब देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये एक डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने देना है, मैंने लिख दिया आपके लिए। तो इन द गाज़ेस लॉ वी स्टेट दैट there is no electric field inside the conductor. Now the question is, we are saying that there is electric field and it moves the electron. अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगी। Isn't it a contradiction? जो पहले बात हमने की थी और ये बात, कोई मसला है, फ़र्क है, आपको नज़र आता है नहीं आता? तो चलो आप इस तरह करो कि एक आप ले लो फूड ऑफ थाट। फूड ऑफ थाट का मतलब ये आपने हल करना है। दिस इज़ योर असाइनमेंट या क्विज, जो भी कह लो। यू हैव टू आंसर इट बिफोर द क्लास एंड्स। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी क्लास है, तो 10 बजे से पहले पहले आपने इस आंसर को ये गूगल क्लासरूम में इसको आपने अपलोड कर देना है और यही आपकी अटेंडेंस भी होगी। अगर आपने अटेंडेंस में और नहीं ले रहा, मैंने इस तरह क्वेश्चन देना है, जो बच्चा उसका आंसर देता जाएगा, आंसर के साथ अपना रोल नंबर मेंशन करो। नेम तो होता है, सब रोल नंबर मेंशन होगा। तो जिस बच्चे का आंसर आ गया मतलब उसने क्लास में अटेंडेंस दे दी। अगर किसी को नहीं भी आता आंसर तो सिर्फ ये लिख लो, आई डोंट नो द आंसर, रोल नंबर लिखो, भेजो, ताकि आपकी एटलीस्ट हाज़िरी हो जाए। अच्छा जी, अब जो सेकंड पार्ट है इसकी तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन डिफरेंट वर्ड्स में मैंने लिखी है। द फर्स्ट वन इज़, पहली वाली जो है वो है, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी है, मोशन ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तीसरी वर्ड में ये भी कह सकते हो, इफ़ अ नेट चार्ज डी क्यू पासिस थ्रू एनी सरफेस इन अ टाइम इंटरवल डी टी। कोई भी चार्ज है डी क्यू दैट पासिस इन अ कंडक्टर इन टाइम डी टी, तो फिर हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इस्टेब्लिश हो गया इस कंडक्टर के अंदर। यानी कि डी क्यू चार्ज मूव कर रहा है इन डी टी टाइम, तो इक्वेशन बन गई आई इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी। In other words, we can also say, if a charge dq passes through a conductor in time dt, we say that it is current. अब करंट के लिए आपने पता है आपको I इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी। अब Q है आपके पास कूलम और टाइम इज़ इन सेकेंड्स, तो हम मेजर करते हैं इसको करंट को इन कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर्स। अब 1 एम्पियर करंट क्या होगा, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ पास्ड इन 1 सेकंड। कोई भी कंडक्टर है जिसमें से 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है पर सेकंड, तो इसकी जो करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर का। अब कुछ इक्वेशंस को आप देख लो कि वही जो मेन इक्वेशन हमने लिखी, आई इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी। अब इसी में डी टी को अगर दूसरी साइड पे ले आए तो मेरे पास डी क्यू बन जाएगा आई डी टी। अब इसी इक्वेशन के, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लें तो इंटीग्रेट करने से डी क्यू बराबर हो जाएगा आई डी टी, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, और क्यू इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ये उस केस में जब आपके पास करंट चेंज हो रहा है विद टाइम, उस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर कैलकुलस का सहारा लेते हैं।
इफ़ द करंट इज़ कांस्टेंट इन टाइम, अगर वक्त के साथ साथ करंट चेंज नहीं होता, जिसको हम स्टेडी करंट कहते हैं, तो जो इस चैप्टर में हमने वही इसको देखना है, तो उसके लिए I इक्वल्स क्यू बाई टी होगा। वही इक्वेशन सिंपल जो आपने मैट्रिक में पढ़ी थी। अब आप इसमें थोड़ा सा, ये मैंने फिगर में आपको बना दी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर, इसको याद रखना है। एंड वो याद रखने का पॉइंट ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है I, दिस इलेक्ट्रिक करंट I इज़ सेम फॉर ऑल द क्रॉस सेक्शनल एरियाज। इस इक्वेशन में आप देखो I इक्वल्स क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, वो डिपेंड नहीं कर रहा एरिया पे। अब अगर लेट सपोज मेरे पास एक इस तरह का कंडक्टर है जिसमें पहले करंट यहाँ से गुजरता है, उसका एरिया A1 है, फिर दरमियान में वो पतला हो जाता है और एंड पे फिर A2 है, करंट I यहाँ से आ रहा है, तो क्योंकि इक्वेशन में एरिया नहीं है, इट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। जो करंट A1 से होगा वही करंट एरिया A2 से आएगा और वही करंट A3 से आएगा। इसको मैंने लिख भी दिया कि द इलेक्ट्रिक करंट इज सेम फॉर all the cross sections of the conductor, even though the cross section area may be different in different parts। जिस तरह आपने देखा ये कंडक्टर था जिसके अंदर डिफरेंट हिस्से थे, किसी हिस्से की एरिया ज़्यादा है, किसी कम है, तो करंट की एक ही आपके पास मैग्नीट्यूड होगा। जितना करंट एरिया A1 से है उतना ही करंट A2 से होगा, उतना A3 से होगा। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, in the direction of electric current, the direction of current is the direction in which a positive charge would move, even though the actual direction of the electron is opposite। अब इस बात को देखो कि जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, करंट की वही डायरेक्शन है। अब आपके पास एक और फूड ऑफ थॉट आ गया, एक और सवाल, इसको भी सोचो और आंसर मुझे भेज दो। करंट हैज़ अ डायरेक्शन, अभी हम कह रहे हैं करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये हम नीचे अब देखते हैं, कन्वेंशनल करंट भी है, इलेक्ट्रिकल करंट भी है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो क्या करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? इसका जवाब आपने देना है। तो दो क्वेश्चंस हो गए आपके, इन दोनों का जवाब आप मुझे क्लास ख़त्म होने से पहले पहले दो। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा पहले, कन्वेंशनल करंट का एंड इलेक्ट्रिकल करंट, उसको देखते हैं कि जी कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिकल करंट में फ़र्क क्या है। अब कन्वेंशनल करंट इज़ दैट करंट विच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल is called conventional current. Similarly, you can also define it in other words, the current which is due to the flow of positive charge is called conventional current। अब जो दूसरा करंट है इलेक्ट्रिकल करंट, the current which is due to the flow of negative charges, and negative charges you obviously know is electrons, this current is called electric current। it flows from the negative terminal to the positive terminal, या वो करंट जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है वो होगा इलेक्ट्रिकल करंट, और वो करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है वो होता है कन्वेंशनल करंट। अब असल में करंट की डायरेक्शन है कौन सी, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? ये एक अक्सर कैसी चीज़ है जो अक्सर कंफ्यूजिंग होती है बच्चों के लिए, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अच्छा जी, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिकल करंट की हम अगर कंपैरिजन देख लें तो हमें ये पता लगेगा कि बैटरी जो थी ये एलिसेंड्रो वोल्टाइक नाम का एक साइंटिस्ट है, केमिस्ट था, बेसिकली केमिस्ट और फिजिसिस्ट दोनों में उसने काम किया। तो ये जो बेसिकली आपके पास बंदा था, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने बैटरी याद की।
सो जी, ये एलिसेंड्रा वोल्टा, इसने बैटरी को ईजाद कर लिया अब 1800 में। ये बंदा था 1745 में पैदा हुआ, 1827 में फोत हो गया। तो इसने जो बैटरी ईजाद की अपने ज़माने की, जो पहली पहली बैटरी थी, दैट वाज इन 1800, और इसको लोगों ने वोल्टा पाई का नाम दिया था, कॉमनली लोग इसको देखते थे। अब उसमें उसने एक बैटरी बनाई जिसमें से करंट फ्लो हो गया। बैटरी उसने कैसे बनाई वो केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने देखा होगा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसके अंदर कॉपर का आपने इलेक्ट्रोड डिप किया, दूसरे स्पीकर में आपने लिया दूसरे किसी कोई दूसरा सल्फेट, लेट्स सपोज एल्यूमिनियम सल्फेट, उसमें एल्यूमिनियम को डिप किया, एक तार के थ्रू दोनों कनेक्ट कर दो, तो यू विल सी कि यू विल ऑब्जर्व द तार जिसने कनेक्ट किया वो गर्म हो जाएगी। तार गर्म हो गई है तो ये हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है? देयर इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमिंग, जो हीट में कन्वर्ट हो रही है, और वो कहाँ से आ रही है? केमिकल एनर्जी से। सो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसमें कन्वर्जन की, और ये हो गया 1800 में। अच्छा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि दी इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, ये जो करंट था, करंट फ्लो करता है कहाँ से? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब 1800 में उन्होंने बैटरी ईजाद की हुई है, समझ रही है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, यानी कि हायर से लोअर की तरफ, जस्ट लाइक फ्लो ऑफ वाटर, जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ जब 1885 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ जे थॉमसन ने, और फिर उसका E/m रेशो निकाला, तो E/m रेशो में हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन एक हल्का पार्टिकल है और प्रोटॉन बहुत भारी पार्टिकल है। एक प्रोटॉन जो है वो तकरीबन 1836 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। ये बात हमें पता चली E/m रेशो वगैरह जब फाइंड किया जे थॉमसन ने। अब उसके बाद बात मज़ीद आगे बढ़ी और ये बात पता चल गई, रेडियो एक्टिविटी वगैरह जब डिस्कवर हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी एंड सो ऑन, कि पॉजिटिव चार्ज तो बाउंड है न्यूक्लियस के अंदर, और उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो MEVs में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको आप समझो। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस बाउंड है विद दी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, या उसको आप शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हो या स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हो, और वो बहुत बड़ी फोर्स है। अब न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसके लिए मुझे MEVs की एनर्जी चाहिए। MEV मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ मतलब 10 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैव द एबिलिटी टू मूव विद एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटी हमने बैटरी लगाई 1.5 वोल्ट का सेल, उसमें से एनर्जी गेन की इलेक्ट्रॉन ने, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी या कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन सब चल पड़े। तो ये जो एनर्जी है हमारे पास, ये इससे हमें ये चीज़ साबित हो गई कि वो जो सर्किट के अंदर भागने दौड़ने वाली चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है, या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, और उसको अगर मैं न्यूक्लियस से निकालना चाहूँ तो उसके लिए MEVs की एनर्जी चाहिए। ये जो मैंने सेल लगाया, छोटी सी बैटरी लगाई, और इलेक्ट्रॉन्स जो चीज़ मूव कर रही है सर्किट में वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट के अंदर असल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन क्योंकि 1800 से लेके और 1885 या न्यूक्लियस की डिस्कवरी वगैरह हुई, आपके पास 1911 1913 में बोहर ने मॉडल दिया, तो इस तकरीबन 110 साल के अरसे में इंजीनियरिंग बहुत डेवलप हो गई थी। इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हुई कि उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, स्टीम इंजन बन गए, और आप लोगों को पता ही जहाज़ वगैरह भी तकरीबन उस टाइम बन रहे थे, टैंक बने हुए हैं, सब कुछ हो गया। इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन आ गया इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अंग्रेज़ हमारे ऊपर आ गए इधर, उसी डेवलपमेंट की बदौलत कब्ज़ा कर दिया। लेकिन ये चीज़ हमें बाद में पता चली कि असल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो वो जितनी, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग पहले डेवलप कर ली थी, तो हमने उसी चीज़ को स्टैंडर्ड माना। करंट की डायरेक्शन
वो डायरेक्शन जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अब अगर एक बैटरी को देखो, जिस तरह अभी हमने ऊपर देखा, ये बैटरी है। अब आपको पता है कि असल में नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब भी उनको मौका मिलता है, यानी कि सर्किट आप कंप्लीट करते हो, इलेक्ट्रॉन्स भाग के जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल में। लेकिन कन्वेंशन क्या था? कन्वेंशन का मतलब होता है रिवायत। वो लोग रिवायती तौर पे क्या समझते थे? उनका मानना ये था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है चीज़। ये उस वक्त की बात है जब एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया था, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई कॉन्सेप्ट। लेकिन हमने वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था, जो हाइपोथेसिस था हमारे पास, द करंट जो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसको हमने बरकरार रखा। सो इट इज़ द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड। अब इसको भी देख लो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो जो हमने बैटरी लगाई है, उस बैटरी ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है वो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ई। तो आई होप कि आज के लेक्चर में हमने करंट को देखा कि व्हाट इज़ करंट, क्या होता है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी। फिर हमने कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिकल करंट को देखा। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए जिसका आंसर अभी आपने देना है। और ये वीडियो तकरीबन कोई 26 या आधे घंटे की वीडियो हो गई है। इसको देखो, इसमें अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, आप मुझे वॉइस मैसेज में क्वेश्चन करो, एंड इंशाल्लाह आई होप कि मैं आपको जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा भी कोई और अगर आपका सजेशन हो इस क्लास के बारे में, किसी और क्लास के बारे में, तो डू इन्फॉर्म मी, ताकि इस मुश्किल हालात से हम जल्द बाहर निकलें और आपकी लर्निंग कुछ अच्छी हो। ओके जी, लेट्स कॉल इट अ डे एंड ओके, अल्लाह हाफिज़।